नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, आज एक स्पेशल डे और इसलिए मैं आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं। यूजुअली देखेंगे अगर आप, तो हम अपने देश को किस हिसाब से देखते हैं, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। लेकिन अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछें, किसी अर्थशास्त्री से पूछें, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर हम 1991 के पहले क्या हुआ था देश के अंदर और 1991 के बाद क्या हुआ, उसको हिसाब से भी हम देखते हैं। मतलब इंडिपेंडेंस तो है ही है हमारा, लेकिन साथ में यहां पर जो 1991 के पहले अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फेज था हमारे इकोनॉमी का, और 1991 के बाद हम पूरी तरह से आप कह सकते हो कि एक डिफरेंट फेज में आ गए थे। तो एक तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो ये सपोज मैं कहता हूं टाइमलाइन है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कहते हैं ये सोशलिस्ट है और ये कैपिटलिस्ट है इस साइड, तो पहले क्या था, जो हमारा टिल्ट था वो इस साइड था, सोशलिज्म की तरफ था। लेकिन बाद में ये 1991 के बाद जो टिल्ट है दोस्तों, वो थोड़ा सा कैपिटलिस्ट की तरफ झुक गया। और रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको पता है 1991 के बाद से किस तरह की भारत ने ग्रोथ देखी है। और 1991 में आप देख सकते हो कुछ यहां पर आपको क्लिपिंग्स देखने को मिलेंगे। सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई अगेन, सेकंड स्टीप डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, ड्रास्टिक चेंजेस इन ट्रेड पॉलिसी। ये पी चिदम्बरम की फोटो है, ऊपर यहां पर आप मनमोहन सिंह जी की फोटो देख सकते हैं। तो ये जो मेन वीडियो लाने का मेरा मेन मकसद है, 30 साल हो चुके हैं एलपीजी रिफॉर्म को। एलपीजी जब हम कहते हैं तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और कई बार इसको एम मार्केटाइजेशन भी कहा जाता है। एलपीजीएम के नाम से भी कई बार हम सुनते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको एलपीजी रिफॉर्म क्या था वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो कई बार आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक टॉपिक है। लेकिन आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप कोई भी चीज समझते हो तो उसको पहले हम देखते हैं कि वो जरूरी क्यों था, आखिर लाया ही क्यों गया उसको। तो वो हम देखेंगे एक हिस्से में। फिर दूसरे हिस्से में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें लाई गई थी, बहुत शॉर्ट में उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा जो हिस्सा होगा इस वीडियो का, उसमें हम जानेंगे कि किस तरह से भारत बदल गया है। पिछले 30 वर्षों में हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, बहुत सारे लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूं। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, आपके किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जनरल नॉलेज की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करें इसके पहले एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1991 में जो पॉलिसीज लाई गई थी, उसमें से एक पॉलिसी था दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसमें क्या होता था कि पहले हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो कि सिर्फ यहां पर पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए थे, मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकता था। तो पहले इसकी संख्या 1991 के पहले इसकी संख्या 17 हुआ करती थी। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लेकर आए 1991, क्या आप बता सकते हो कि यहां पर कितना रिड्यूस कर दिया गया, 17 से हम कितने नीचे आ गए यहां पर। मतलब कि पब्लिक सेक्टर के लिए वो जो रिजर्व होती हैं इंडस्ट्रीज, वो सिर्फ कितने इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व की गई थी। क्या आप इसका बता सकते हैं आंसर? इसका जो राइट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, डोंट वरी। यहां पर अब हम देखते हैं कि दोस्तों 1991 का जो रिफॉर्म है वो लाना ही क्यों पड़ा, क्या दिक्कत आ गई थी ऐसी। तो अक्सर आप इसको सुनते होंगे बीओपी क्राइसिस के बारे में। जी हां, ये जो पूरा क्राइसिस हुआ था 1991 और उसके पहले, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो दो मेन चैलेंजेस हैं यहां पर। पहला जो इमीडिएट क्राइसिस था वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब होता है, सिंपली आप यूं समझिए कि हमारे पास जो रिजर्व होना चाहिए फॉरेन करेंसी का, जो डॉलर्स होने चाहिए। क्योंकि सपोज अगर मैं कहता हूं कि बाहर से हमें कोई क्रूड ऑयल खरीदना है, कुछ भी चीजें अगर हमें इंपोर्ट करानी है, तो हम किस में पे करेंगे? रुपये में पे करेंगे? नहीं, हम पेमेंट करते हैं डॉलर में। तो अगर हमारे पास डॉलर का रिजर्व नहीं होगा तो क्या हम पेमेंट कर पाएंगे? क्या हम बाहर से ला पाएंगे? और आपको पता ही है कि भारत में क्रूड ऑयल तो ऐसा कोई बड़ी मात्रा में होता नहीं है। तो हम क्रूड ऑयल को ही अगर आप एग्जांपल देखें, तो अगर क्रूड ऑयल नहीं आएगा तो किस तरह से पूरी इकोनॉमी रन कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि हमारे पास रिजर्व नहीं बचा था। पहले अगर हमें खरीदना है कुछ तो हमें डॉलर पे करना पड़ेगा, तो ये खत्म हो गया। तो ये इमीडिएट प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको सुलझाने के लिए पूरा रिफॉर्म लाया गया। और दूसरा जो प्रॉब्लम कई समय से चलता आ रहा था वो था आपका स्लो ग्रोथ। मतलब भारत बाकी देशों के मुकाबले, जो हमारे ईस्ट एशिया के जो देश हैं, साउथ एशिया के देश हैं, मतलब कई सारे, अगर इवन पाकिस्तान को भी अगर आप देखोगे तो 1984 तक
पर कैपिटा के मामले में पाकिस्तान काफी बेटर था भारत से, लेकिन वो तो बाद में हुआ कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आर्मी का रूल और इस तरह की चीजें आने लगी तो वो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन भारत में ग्रोथ की प्रॉब्लम अक्सर हमें देखने को मिली 1991 के पहले। तो ग्रोथ को किस तरह से बढ़ाया जाए और जो इमीडिएट प्रॉब्लम था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले यहां पर दोस्तों बीओपी चैलेंज के बारे में देखते हैं कि किस तरह से इस चैलेंज को करते हुए, ये जो चैलेंज आया था उसकी वजह से ये जो पूरा 1991 का रिफॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको याद होना चाहिए ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया, अचानक से कोई चीज नहीं आती है, वो काफी समय से धीरे धीरे चल रही होती है। और यही चीज जब राजीव गांधी की सरकार थी, आपको पता है इंदिरा गांधी की जब हत्या हो जाती है उसके बाद यहां पर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो जब राजीव गांधी की सरकार थी, उनका जो लास्ट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था 88 89 के आसपास, तो उस समय ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे। इंपोर्ट भी ज्यादा नहीं कराते थे लेकिन एक्सपोर्ट हम करते ही नहीं थे ऐसा कुछ भी, क्योंकि कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर होता नहीं था। तो इंपोर्ट की वजह से हमें पेमेंट करना होता था, तो इसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और यहां पर आपको पता है कि 1989 में इलेक्शन कंडक्ट किए जाने थे, तो सरकार ने सोचा अभी इलेक्शन है, अगर हम कोई बड़े फैसले, कड़े फैसले लेंगे तो नुकसान हो सकता है चुनाव में। तो ये फैसला लिया गया कि इलेक्शन के बाद कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। तो फाइनली इलेक्शन हुआ और आपको पता है कि जिस तरह का करप्शन वगैरह के चार्जेस उस समय आ गए थे, इसको लेकर वीपी सिंह की सरकार बन जाती है 1989 के बाद। और यहां पर वीपी सिंह आते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि वो कोएलिशन गवर्नमेंट थी, और जब भी इस तरह की बड़ी कोएलिशन गवर्नमेंट आती है तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा फैसला ले पाए। और इसी के लिए वो लोग क्या हुआ कि मंडल कमंडल और इस तरह की राजनीति चल रही थी, तो यहां पर जो करेक्ट एक्शन लेना चाहिए था सरकार के द्वारा वो भी नहीं लिया गया। तो यहां पर अगेन वीपी सिंह के समय भी चीजें नहीं हो पाई और प्रॉब्लम और भी ज्यादा भयानक हो गई, क्राइसिस में बदल गई ये बीओपी की प्रॉब्लम। कब? जब सद्दाम हुसैन कुवैत में इन्वेड कर देते हैं। 1990 की बात है, अगस्त में। और आपको याद होगा उस समय जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेटिंग बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी। एक तो ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व नहीं है पेमेंट करने के लिए, डॉलर देने के लिए, और यहां पर फर्दर जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब कि हमें अगर क्रूड ऑयल मंगाना है तो और ज्यादा पेमेंट करना होगा। तो आप सोचो ये जो बीओपी की प्रॉब्लम थी वो आपका क्राइसिस में बदल गया। और फिर फाइनली क्या होता है कि यहां पर जो वीपी सिंह है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन रखा जाएगा, और इसी को देखते हुए पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो गया और आपने देखा होगा बीजेपी अलग हो गई। और फाइनली यहां पर जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है और जो कंपनीज हैं, उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर दिया कि सरकार चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट जो फॉरेन बैंक्स हैं उन्होंने हमें लोन देना बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि जो पहले आपने लोन लिया था पहले आप उसका पेमेंट करो। जो एनआरआईज की तरफ से पैसे आते रहते थे देश के अंदर वो भी बंद हो गए। तो वीपी सिंह ने फाइनली आप देखोगे तो रिजाइन कर दिया था नवंबर 1990 में, और यहां पर अगली सरकार चुनकर आती है, लेकिन वो भी यहां पर चंद्रशेखर की सरकार थी और वो भी कोएलिशन गवर्नमेंट थी आपकी। और उन्होंने आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशंस है वो स्टार्ट कर दिया। आईएमएफ से हमने क्यों किया? ताकि हमें कुछ लोन मिल सके, ताकि जो हमारे पास डॉलर नहीं है तो वो डॉलर हम कुछ ले सकें उधार पर आईएमएफ से और वो हम पेमेंट कर सकें, मतलब बीओपी क्राइसिस को किसी तरह से हम बचा सकें। ऐसी यहां पर कोशिश की जा रही थी चंद्रशेखर सरकार के द्वारा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यह था कि आईएमएफ आपको सिंपली यूं ही लोन नहीं दे देगा। जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर कि उनको लोन चाहिए, लेकिन क्या आईएमएफ डायरेक्टली ऐसे दे देगा? आईएमएफ चाहता है कि यहां पर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, आप अपने इकोनॉमी के अंदर कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया चंद्रशेखर की सरकार क्या थी, वो भी अगेन कोएलिशन के ऊपर थी, तो यहां पर वो भी कड़े निर्णय नहीं ले पाई और बहुत ज्यादा कमजोर सरकार थी कि कोई ऐसा एक्शंस अगर आप देखोगे तो लिया नहीं जा सका। और फाइनली विद इन 3-4 महीने के बाद मार्च 1991 में सरकार गिर जाती है और एक जनरल इलेक्शन का यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो एक नया चुनाव होता है और उसके बीच में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उस समय आपको याद होगा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी, उनकी भी हत्या हो जाती है इलेक्शन के दौरान। फिर फाइनली यहां पर कांग्रेस लेड कोएलिशन आता है और ये जो कोएलिशन है दोस्तों यहां पर पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय उन्होंने इस पूरे क्राइसिस को एक तरह से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। और यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था उस सरकार के लिए वो यही था कि बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है उसको हम किस तरह से संभाल सकते हैं। क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अक्सर आप सुनते होंगे 10 दिन का रिजर्व बचा था, मतलब कि बाहर से हम जो इंपोर्ट कराते हैं गुड्स को उसके लिए जो पेमेंट हमारे पास जो रिजर्व बचा है वो सिर्फ 10 दिन 15 दिन के लिए ही बचा था। उसके बाद क्या होता देश का किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन फाइनली यहां पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने यहां पर जो नेगोशिएशंस हैं वो स्टार्ट किया। अब देखिएगा
अक्सर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने बहुत ही गजब काम किया है, लेकिन यहां पर जो पॉलिटिकल बैकिंग मिलनी चाहिए वो दिया गया पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा। उन्होंने क्लियर तौर पर पूरा सपोर्ट किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और कहा कि आपको जिस तरह से फैसले लेने हैं, जिस तरह से भी इस क्राइसिस से निकालना है आप निकालिए, जो पॉलिटिकल बैकिंग है मैं आपको देता हूं। और किसी भी प्रकार का जो क्रिटिसिज्म है वो डायरेक्टली आप कह सकते हो पीवी नरसिम्हा राव जी ने वो डायरेक्टली अपने पर लिया और यहां पर पूरी तरह से सपोर्ट किया गया मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होगा आप कड़े निर्णय नहीं ले सकते हैं। और फाइनली यहां पर आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ ताकि लोन हमें दे दिया जा सके। और क्योंकि आईएमएफ हमें लोन देने के लिए रेडी था, लेकिन यहां पर कई सारे चेंजेस करने थे, तो स्ट्रांग जो एक्शन लेना था वो हमने लिया, डीवैल्यूएशन किया। मतलब कि रुपी है, अगर सपोज ये 50 रुपए है रुपी, तो 50 से हमने इसको 55, 60, 70 इस तरह से, मतलब उस समय उतना नहीं था, उस समय 15, 20 रुपए, फिर 25 रुपए, इस तरह से किए गए। 2-3 फेजेस में उसको किया गया था। तो यहां पर जो बीओपी क्राइसिस है दोस्तों, वो सिर्फ हमने इसी को सॉल्व करने में नहीं लगाया। यहां पर जो अदर चैलेंजेस थे, ग्रोथ की प्रॉब्लम थी, उसको भी हमने एक तरह से अपॉर्चुनिटी के तौर पर, ये जो क्राइसिस है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है भारत के अंदर हम तब तक काम नहीं करते हैं जब तक पूरी तरह से क्राइसिस नहीं आ जाता, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा क्राइसिस आ गया था, इसको देखते हुए हमने अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और यहां पर जो डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने थे उसकी हमने कोशिश की। तो देखिए यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जल्दी से एक थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे कैसे थे। तो एक तो मैंने आपको डीवैल्यूएशन के बारे में बताया, क्योंकि अब डीवैल्यूएशन से आप देखो क्या होगा कि जब रुपी कमजोर होगा, इसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ता है, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डॉलर हमारे देश के अंदर आएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था और एक काफी बड़ा कंडीशन था ये आईएमएफ की तरफ से, आपको डीवैल्यू करना पड़ेगा, तभी आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा पाओगे और तभी आपके देश के अंदर डॉलर आएगा। दूसरा यहां पर ट्रेड पॉलिसी अगर आप देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा रिजिड था, हम ट्रेड ही नहीं कर सकते। आप बाहर से कोई गुड्स मंगाना है, हमें इंपोर्ट कराना है, तो उसके ऊपर सरकार 300%, 400% टैक्स लेती थी। अगर वो दाम 100 रुपए का है तो यहां पर 500 रुपए हमें पे करना पड़ता था। तो ये जो ट्रेड पॉलिसी जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट की हुई थी, उसको लिबरलाइज करने की कोशिश की गई। देखिए कंज्यूमर गुड्स पे तो उतना ज्यादा एक बार नहीं किया गया, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स मतलब होता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कोई मशीन हो गया बड़ा सा, तो इस तरह के जो गुड्स हैं दोस्तों, यहां पर इंपोर्ट लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, उसको हमने फ्रीली इंपोर्ट करना अलाउ कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को मंगाएं और मैन्युफैक्चर करें अपने देश के अंदर। तो ये जो ट्रेड पॉलिसी है उसको लिबरलाइज करने की कोशिश की गई। फिर नेक्स्ट यहां पर रिफॉर्म लाया गया टैक्स के अंदर, और टैक्स रिफॉर्म दोस्तों यहां पर कमिटी ध्यान रखिएगा इसके बारे में, चलैया कमिटी, उनके द्वारा कई सारे रिफॉर्म सजाए गए थे। यहां पर डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, इन सभी में रिफॉर्म हमने अगले 3 वर्षों में धीरे धीरे लाने की कोशिश की। इसके अलावा यहां पर जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज हैं, एफडीआई, एफआईआई, पहले उस समय यहां पर कहा जा रहा था कि एक भारत के अंदर फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी अगर हम एफडीआई और एफआईआई इस तरह की चीजें अलाउ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपको पता है कि आज भी अक्सर इसके बारे में बात चलती रहती है, लेकिन फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था और यहां पर फाइनली हमने उसको लिबरल किया और काफी सारे पोर्टफोलियोज जो डॉलर्स हैं वो हमारे देश के अंदर आने लग गए। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे। इसके अलावा बहुत सारे थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, कई सारी चीजें थी, मैं उसके ऊपर अभी नहीं जा रहा हूं। तो बेसिकली हमारा इससे कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि ये जितने भी रिफॉर्म्स लाए गए, एक तरह से बीओपी का जो क्राइसिस था हमने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और कई सारी चीजें ऐसी कर दी जो कि आगे आने वाले समय में यहां पर ग्रोथ के फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहां पर एक क्रिटिसिज्म ये भी हुआ कि जो रिफॉर्म है वो अचानक से नहीं लाया गया था। ध्यान रखिएगा 1991 का रिफॉर्म हम बोलते तो 1991 है, लेकिन सब कुछ 1991 में नहीं हुआ, धीरे धीरे लाया गया, ग्रेजुअली लाया गया। मतलब जितनी भी सरकारें आई, पीवी नरसिम्हा राव के बाद जो 2 कोalition की सरकार आई, फिर यहां पर एनडीए की सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में, उसके बाद वापस से यूपीए की सरकार, अब जितने भी देखेंगे दोस्तों उन्होंने उस रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया और बेहतर करने की कोशिश की और यहां पर इसकी वजह से कंसेंसस भी बिल्ड होने लग गया। तो ये है दोस्तों यहां तक चीजें। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में दोस्तों मुझे लाइव मिनट में काफी अच्छा आर्टिकल मिला था, वही मैंने आपके लिए लगाया है कि पिछले 30 वर्षों में भारत किस तरह से बदल गया है। आपको इन 30 पहलू, ये 30 पॉइंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम बेहतरी की तरफ गए हैं बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स। सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर बैंक अकाउंट की बात कही जा रही है और स्पेशली आपको पता ही होगा पिछले 5-6 वर्षों में 2015 के बाद जो जन धन योजना और इस तरह की चीजें लाई गई थी, उसकी वजह से आप देख सकते हो यहां पर जो हाउस होल्ड्स के पास बैंक अकाउंट है
30 वर्ष पहले कितने हाउस होल्ड्स के पास था? 21% जस्ट। अब कितना हो गया है? 89% के आसपास। तो देखिए चेंजेस, देखिए कितने तेजी से आया है। इलेक्ट्रिसिटी कितने घरों में था उस समय? बताया जाता था 50% के आसपास घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया था। और पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा कोई इलेक्ट्रिसिटी का सिचुएशन होता था, लेकिन धीरे धीरे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प किया और रिसेंटली आपने देखा होगा कि हर घर तक बिजली पहुंच जाए, इस तरह के इनिशिएटिव ले गए। और आज के डेट में देखिए 98% बताया जाता है कि घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, मतलब जो प्राइमरी सोर्स है लाइटनिंग का, वो यहां पर हो चुका है। टॉयलेट्स आपने देखा होगा, स्वच्छता अभियान वगैरह इस समय काफी ज्यादा किया गया था, तो उस समय काफी कम हुआ करता था, 20%, 22%। देखिए ये जो आंकड़ा है ना, यहां पर 35% लिखा है, लेकिन ऑल्दो आप कह सकते हो कि और इससे ज्यादा होगा, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि वाटर की सप्लाई हो गया, कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हो सकता है उसमें यूज नहीं किया जाता होगा। तो यहां पर अभी के लिए आंकड़ा 35% लिखा है, बट आई एम श्योर कि ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा। इसके अलावा एलपीजी को भी लेकर यहां पर जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है, तो यहां पर पहले लकड़ी वगैरह जलाकर ज्यादा किया जाता, तो 10 से 11% बस हमारे घरों में 30 वर्ष पहले यहां पर एलपीजी का इस्तेमाल होता था। आज के डेट में 44%, 50% तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं। घरों की बात करें तो कितने लोगों के पास पक्का मकान हुआ करता था, तो 24% बताया जाता था, आज के डेट में 60%। और अभी पता है आपको हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम है सरकार का, कि 2022-23 तक यहां पर सभी के पास एक घर हो, ये भी यहां पर अभी योजना चल रही है। एग्री लैंड की बात करें, कितने घर यहां पर एग्रीकल्चर लैंड ओन करते हैं, तो ये भी आप आंकड़ा देख सकते हो। यहां पर ये जो आंकड़ा है वो गिरा है आपका, ये बेटर की तरफ दिखाता है कि एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे वर्कफोर्स में। तो पहले 53% था, ये गिरकर हो गया है 39% के आसपास। यहां पर फ्रिज की बात करें, कितने घरों में रेफ्रिजरेटर है, तो ये भी आप आंकड़ा देख सकते हो। 2 व्हीलर 4 व्हीलर यहां पर सिर्फ 1% लोगों के पास हुआ करता था, आज के डेट में 6% बताया जाता है। टीवी की बात करें तो सिर्फ 21% हुआ करता था, आज के डेट में 65%। टीवी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। अर्बनाइजेशन एक तरह का इंडिकेशन है कि कितना डेवलप्ड है कोई भी देश। तो कोई भी आप यूरोपियन देश देखिए, कहीं पर देखिए, जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा वो एक तरह से दर्शाता है कि क्या वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो 22% से 31% बढ़ गया। फैमिली साइज की बात करें, अब देखिए फैमिली साइज का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि यहां पर कितने घरों में 5 से कम बच्चे हैं। पहले क्या होता था, बच्चे ज्यादा पैदा किए जाते थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, लेकिन आज के डेट में ये चीजें घट रही हैं। तो पहले 57% हाउस होल्ड थे जहां पर 5 से कम फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में 69% हो गया है। यूथ की बात करें तो आज के डेट में हम बात करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, तो ये भी आप आंकड़ा देख सकते हो। सेक्स रेशियो की आप बात करें तो हर 100 मेल के ऊपर पहले 93 फीमेल हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा, चीजें बढ़ी, तो ये 96% हो गया। फर्टिलिटी आप देख सकते हो, मैरिजेस की आप देख सकते हो बात की, पहले बच्चों की जल्दी शादी कर दिया जाता था। तो 18 वर्ष पहले कितने लोगों का किया जाता था पहले, आप देख पाओगे, ये आपको आंकड़ा मिलेगा 50%। देखिए 50% कहने का मतलब है कि कितने गर्ल जो वुमेन है उनकी शादी 18 वर्ष के बाद होती थी, तो 18 वर्ष के बाद होगी तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पर पहले 50% जो है आप कह सकते हो 18 वर्ष के बाद होता था, और 18 वर्ष के पहले 50% का हो जाता था, लेकिन आज के डेट में 18 वर्ष के बाद एटलीस्ट 75% पॉपुलेशन है, वुमेन है, जिनकी जो है विवाह कर दिया जाता है। इसके अलावा लिटरेसी रेट आप देख सकते हो। प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ से अर्थ यह है कि इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि कितने बच्चों का जन्म प्रॉपर हॉस्पिटल्स में हो रहा है। तो पहले यहां पर आप देखिए 32% का ही जन्म होता था, लेकिन आज के डेट में देखिए 94% बताया जाता है। मेल नरिशमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये बड़ा है। इन्फेंट मोर्टालिटी भी आप ये आंकड़ा देख सकते हो। बाकी यहां पर स्कूलिंग है, वर्कर्स हैं, वर्किंग वुमेन आप देख सकते हो, पहले 22% महिलाएं काम करती थी, लेकिन आज के डेट में 35% है। एग्रीकल्चर का आप आंकड़ा देख सकते हो, इंडस्ट्रीज का आप आंकड़ा देख सकते हो, कितना परसेंट जो पॉपुलेशन है वो हमारी एम्प्लॉयड है। इसके अलावा माइग्रेंट्स फॉर वर्क, ये सारे आप देख सकते हो दोस्तों। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है पिछले 30 वर्षों में एलपीजी रिफॉर्म के बाद। और यहां पर जाने से पहले हमने बीओपी के बारे में बात किया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात किया था। कहने का मतलब है कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे देश के अंदर है। तो उस समय तो प्रॉब्लम था, आज के डेट में क्या सिचुएशन है। तो जो लेटेस्ट आंकड़ा है आपको पता है पिछले 1 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और आज के डेट में आप देख सकते हो $584 बिलियन के आसपास यहां पर आपको
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ी संख्या डॉलर्स की है। इसके अलावा यूरो हो गया, पाउंड हो गया, ये भी संख्या आपको इसी के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा विश्व में किसके पास है? चाइना के पास है। बताया जाता है 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमेरिका का नाम क्यों नहीं है, यूएस क्यों नहीं है, क्योंकि यूएस के पास तो खुद ही डॉलर है ना, वो तो खुद ही प्रोड्यूस करता है, तो उसका आंकड़ा कैसे आ सकता है यहां पर। हाँ, यूएस का नंबर आपको 21वें 22वें नंबर पर शायद मिलेगा, क्योंकि यूएस के पास भी दूसरे करेंसीज तो होते होंगे ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सिंपल अर्थ क्या है कि बाहर के देश की करेंसी, आपकी खुद की करेंसी नहीं, बाहर के देश की करेंसी। तो यूएस के लिए बाहर की करेंसी कौन सी होगी? डॉलर तो होगी नहीं, तो इसलिए यहां पर पाउंड हो गया, इस तरह की जो करेंसीज हैं उस मामले में आप देखोगे तो यूएस का नंबर करीब आपको 21वें 22वें नंबर पर मिलेगा। तो ये था दोस्तों यहां पर पूरा वीडियो। और यहां पर मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग कितने इंडस्ट्रीज को ला दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था, तो इसका आंसर है 17 से गिराकर इसको कर दिया गया था 8। मतलब सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज ऐसी बची थी जो कि रिजर्व की गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए, और आज के डेट में ये फर्दर रिड्यूस हो गई है। लेकिन यहां पर जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर आपको बताना है कि जब भी सरकार कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करती है अपने कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज हैं, तो अगर सपोज मैं कहता हूं 5 से 10% का डिसइन्वेस्टमेंट करती है, छोटा करती है, ताकि उसका जो बजट डेफिसिट है वो मीट कर सके, तो उसको यहां पर क्या हम किस नाम से बुलाते हैं, क्या आप बता सकते हो? उसका एग्जैक्ट टर्म क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।